गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की टैक्स ऑडिट की 6th क्लास है। आज ये टैक्स ऑडिट की लास्ट क्लास होने जा रही है। इसके अंदर मैं रिमेनिंग जितने भी क्लॉजेज हैं, क्लॉज नंबर 31 से लेके 44 वो कवर करूंगा। इसमें से कुछ क्लॉजेज तो आप देखोगे कि बहुत हैवी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ता है, और कुछ क्लॉज आप देखोगे कि सिंपल है, वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। इन्होंने लास्ट में जो 3 क्लॉजेज डाले हैं, स्पेशली 42, 43, 44, वो भयंकर है, सॉलिड। जैसे पिछली वाली जो मेरी क्लास हुई थी टैक्स ऑडिट 5, दैट वाज ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग, वैसे ही 42 से 44 का रेंज इज अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। 44 को तो इन्होंने डेफर भी कर दिया है। देयर आर टू क्लॉजेस व्हिच दे हैव डेफर्ड, 30C जो मैं पढ़ा चुका हूं एंड 44 जो आज मैं पढ़ा दूंगा, पर ये डेफर हो गया। बोला अभी ये 2021 मार्च तक तो अप्लाई नहीं करेगा, तो उसके बाद ये लोग नोटिफाई करेंगे कब अप्लाई करेगा। बट अच्छे क्लॉजेस हैं, आओ देखते हैं, ठीक है ना। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आज की अपनी 6th क्लास है, लास्ट क्लास है, क्लॉज 31 से 44 तक है। क्लोज कर रहा हूं उसको। हाँ, ये रहा। कम टू दिस वन। तो आज क्लॉज 31 से स्टार्ट होगा। 31 इज अ वेरी वेरी लॉन्ग क्लॉज, ये 2 पेज तक जाता है अप्रोक्सीमेटली। ये रहा, देखो मैं अब कैसे यहां से दिखाऊं। ये यहां स्टार्ट हुआ, 2 पेज से भी ज्यादा, ये 2 पेज क्रॉस करता है, इतना लंबा है। पर अंदर में अगर आप देखोगे ना, तो मतलब 2 सवा 2 पेज तक जो इतने सारे क्लॉजेस फैले हुए हैं, 2 4 3, मतलब अराउंड 9 सब पार्ट्स है इसके अंदर। वो तोड़ फोड़ के 3 ही बनता है, एक्चुअली है तो 3 ही पोर्शन। और वो 3 पोर्शन क्या, उसको एक बार अपने समझ लेते हैं, तो फिर यहां पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। 31A इज अबाउट सेक्शन नंबर 269 SS, एंड एज यू कैन सी नीचे वाला जो है 31B, दैट इज ऑल्सो अबाउट 269 SS। आपको व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सेक्शन नंबर। तो ये दो जो सब क्लॉसेस है 31A और B, इनका एक ही बेसिकली मकसद है, वो है सेक्शन 269 SS। और अंदर में भी बहुत सिमिलर है, मतलब अगर मैं 31 का ए पढ़ लेता हूं तो 31 का बी ऑलमोस्ट अपने आप हो जाता है। फिर इसके बाद ये इन्होंने 4 क्लॉजेस का नया पैकेज डाला कि 2 लाख रुपया या उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन एक दिन में करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, कैश में करना अलाउड नहीं है। ये इसके ऊपर मैं और चर्चा करूंगा। 4 क्लॉज भी आएंगे लाइन से जो बेस्ड है सेक्शन 269 ST पर। अब देखो यहाँ 31B है, उधर सेक्शन नंबर देखो 269 ST, वही चल रहा है। बीबी में भी 269 ST, BC BD ये उसी पे। फिर नीचे 3 क्लॉजेस आएंगे विच आर बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 269 T, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन से उसी पर है। तो देखो इतना लंबा क्लॉज है, पर अगर एक बार समझ गए तो आसान रहेगा। तो लेट्स डू द सेक्शंस फर्स्ट। ओके, हेडिंग देखो, क्लॉज 31AB, आपको हेडिंग दिख रही है ना, क्लियर? हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। क्लॉज 31AB, नाम क्या लिखा पढ़ना सामने, मोड ऑफ टेकिंग लोन्स डिपॉजिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। नाउ प्लीज लिसन टू मी। अभी मैं 3 सेक्शंस पढ़ाऊंगा, 3 सेक्शंस पढ़ाऊंगा और फिर उसके क्लॉजेस देखेंगे। 269 SS ये पहले होगा, इसके अंदर लिमिट दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। फिर अगला सेक्शन जो मैं सिखाऊंगा वो ये है 269 ST, इसमें जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख रुपीज है। फिर सेक्शन नंबर ये आएगा 269T, इसमें लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। नाउ इन ऑल द 3 सेक्शंस, ठीक है, एक सेकंड, मुझे एक व्हाइट पेज लेके दिखाना पड़ेगा तुमको। हाँ, इधर बोर्ड पे देखना प्लीज। 269 SS, 269 ST, 269 T। तो सर इन तीनों सेक्शंस में लिमिट्स कितनी है? इसमें लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 lakhs, और फिर उसमें लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ये इस तरह की लिमिट्स है। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता रहेगा कमेंट्स में, तो मैं पहले समझा रहा हूँ। अगर आप सेक्शन को देखो, ये रहे 3 सेक्शन, ठीक है, इन तीनों सेक्शन में कुछ लिमिट दी हुई है, किस चीज की नहीं है वो बाद में बात करेंगे। तो लिमिट कितने की है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लुक एट द सिंबल प्लीज, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, 2 lakh, 20,000, 20,000, 2 lakhs, 20,000, दैट्स ओके। दिक्कत क्या है बताऊं मैं, व्हेन यू रीड द क्लॉज, जब अपने क्लॉज में जाएंगे, जैसे इसके ऊपर है क्लॉज 31 का A और B, इधर है क्लॉज नंबर 31 का BA BB BC BD, और इधर है क्लॉज नंबर 31 का CDE ऐसे, ठीक है। दिक्कत क्या आएगी, जब अपने अंदर पढ़ेंगे ना क्लॉज में, तो क्लॉज में लिमिट लिखा हुआ रहेगा एक्सीडिंग द लिमिट, ओके। क्लॉज के अंदर जो लैंग्वेज है दैट इज
एक्सीडिंग द लिमिट, तीनों जगह। अब स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आएगा, वो बोलेगा सर क्लॉज में तो बोला हुआ है एक्सीडिंग द लिमिट, मतलब ग्रेटर देन 20,000, ग्रेटर देन 2 lakhs, ग्रेटर देन 20,000। तो क्लॉज में तो लिखा हुआ है एक्सीडिंग द लिमिट, क्लॉज में लिखा हुआ है एक्सीडिंग द लिमिट, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, इसका यही मैथ्स निकल के आता है। लेकिन when you look at the section, when you look at the 3 sections that I have shown above, 269 in the range, the section clearly mentions equal to or exceeding, means 20,000 rupees or more, 2 lakh or more, 20,000 or more। तो सर हम लोग कैसे इसको पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। क्लॉज ऑफ द टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD टेल्स अस ग्रेटर देन 20,000, जबकि सेक्शन से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आई एम टेलिंग यू, आप इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करना, ठीक है। इंटरप्रेट इट एज व्हेनेवर यू आर डूइंग टैक्स ऑडिट और क्लॉज नंबर 31 को तुमको वेरीफाई करना है, से आप किसी क्लाइंट के टैक्स ऑडिट में गए और आपको क्लॉज नंबर 31 वेरीफाई करना है। 31 में whenever the language comes exceeding the limit, तो you should always consider it as greater than equal to। आप यहां exceeding का मतलब प्लीज greater than मत लेना, you take it as greater than equal to because section says that, ठीक है। तो आप लेना greater than equal to 20,000 या greater than equal to 2 lakh या greater than equal to 20,000, ठीक है। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो टैक्स ऑडिट करने जाते हैं उनको ये क्लॉज 31 तो देखना ही पड़ता है, बिकॉज क्लॉज 31 इज अबाउट कच्चा पक्का। मतलब क्या होता है ना कि आपका ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को बुक्स में लाना जरूरी है, पक्का करना जरूरी है ताकि उससे कुछ इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किया जा सके। तो उसमें सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लॉज 31 तो चेक करना ही पड़ता है। तो याद रहे वो भी इसको हमेशा एक्सीडिंग नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलता है, बिकॉज द सेक्शन सेज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अभी मैं बोल देता हूं आपको, फिर से सुन लो। whenever I am reading the clause number 31, अंदर में कहीं पे भी लिखा हुआ है exceeding the limit, you will always construe it as greater than equal to 20,000, 2 lakhs and 20,000। ये क्लियर है ना एकदम? ये थोड़ा सा एक बार डिस्कशन जरूरी था। अभी आप देखो जरा, क्लॉज 31A है मेरे आंख के सामने, यहां क्या लिखा है? एक्सीडिंग द लिमिट। तो मैंने एक्सीडिंग द लिमिट का मतलब वहां ब्रैकेट में क्या लिख के दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। तो मैं हर जगह ऐसे ही लिखूंगा। नीचे जितने भी क्लॉजेस है जहां लिखा हुआ होगा एक्सीडिंग द लिमिट, मैंने बोल्ड कर रखा होगा और ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर रखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, 2 लाख, 20,000 ऐसे। ये क्लियर है ना? तो एक्सीडिंग का मतलब यहां पे प्लीज ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर चलना है। क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा? नो, दे विल नेवर आस्क यू दिस इन एग्जाम इन सो मच ऑफ डिटेल, दे विल गिव यू प्रॉपर फिगर्स, बट द पॉइंट इज स्टूडेंट्स डेफिनेटली हैव अ डाउट। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सर इन द क्लॉज इट इज मेंशन एक्सीडिंग द लिमिट, देन व्हाई आर यू टेलिंग अस ग्रेटर देन इक्वल टू? बिकॉज सर द क्लॉज इज कनेक्टेड टू अ सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड दैट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ सेज 20,000 और मोर, 2 लाख और मोर। सो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलना है। ये आपको क्लियर हो गया? ये एक पॉइंट मैंने बता दिया, आई मेड दिस पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब बिफोर मूविंग अहेड 269 SS ST इनका आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू। ओके, एक ओवरव्यू पहले देते हैं, देन बात करते हैं। मैंने एक क्लॉज कराया था टैक्स ऑडिट 4 की, लास्ट टैक्स ऑडिट 4 की क्लास थी, आखिरी क्लॉज था क्लॉज नंबर 30, सेक्शन नंबर 69D, हुंडी के ऊपर था कि हुंडी पे लिया हुआ कोई भी मनी जो है, इफ इट इज नॉट बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड, देन वो डिसअलाउड होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन द बैलेंस शीट एंड PL इनकम क्रेडिट नेचर का होता है, अकाउंट्स लगाओ, इनकम इज ऑफ क्रेडिट नेचर, लायबिलिटीज आर ऑल्सो ऑफ क्रेडिट नेचर। अब जो पैसा कंपनी को मिला है इनकम की तरह, एक्चुअली अगर कंपनी उसको इनकम की तरह बुक कर दे, देन द कंपनी विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट मनी, करेक्ट? तो कंपनी क्या करी, जो पैसा आया, जो रिसीव हुआ, उसको इनकम की तरह मत शो करो, उसको लायबिलिटी की तरह शो कर दो। शो इट एज लोन रिसीव्ड, डिपॉजिट रिसीव्ड और अदर सम स्पेसिफाइड सम एडवांस रिसीव्ड। उससे क्या होगा, वो इनकम की तरह बुक नहीं होकर लायबिलिटी की तरह बुक हो जाएगा, और एक बार के लिए तो वो PL में हिट नहीं करेगा और आपको उस पर इनकम टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाद में आप उसका रिपेमेंट दिखाते रहना जब जब आपको जो करना है। तो इट इज लाइक अ टैक्स पोस्टपोनमेंट, कि आज तो मैं एक बार टैक्स बचा लूं, ब्लैक मनी क्रिएट हो गया, फ्यूचर में जब इसको व्हाइट मनी करने का कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब देखा जाएगा। तो नाउ दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसीलिए तो इवन इन कंपनी लॉ बैलेंस शीट में तमाम तरह के जो लोन्स एंड डिपॉजिट्स हैं उस पर गवर्नमेंट ने इतना कड़ा रेगुलेशन बना दिया था न्यू कंपनी लॉ में।
तो इधर भी वही है कि एनी लोन दैट यू हैव रिसीव्ड और रीपेड, any deposit that you have received or repaid, any advance on the transfer of immovable property that you have received, all of this should be in one of the following 4 ways, and you know those 4 ways. Those 4 ways are account pay check, account pay draft means demand draft, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS और इलेक्ट्रॉनिक मोड. सो ये इन 4 मोड से ही होना चाहिए, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी. और मैं आपको बता देता हूं इन तीनों सेक्शंस में 269 SS, ST और T तीनों में पेनल्टी जोरदार है. द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड और रीपेड, दैट इज द पेनल्टी इटसेल्फ. इट इज अनलाइक 69D. 69D में क्या हुआ था, हुंडी से जो भी पैसा आएगा इन कैश, that will be considered as your income and then you will pay tax on it at the rate of let's say 30%. Whereas यहाँ पर whatever amount you have received or repaid, that directly itself is the penalty amount. आपको उतना penalty देना पड़ेगा, ठीक है. So this is much more dangerous than section 69D clause 30. उससे भी ज़्यादा dangerous है ये. Whatever amount you have received or repaid as in the form of such loan advance or loan deposit or specified sum will be straight away penalty. ठीक है, तो आप देखते हैं. सबसे पहला we'll do this one. Mode of taking loans deposits greater than equal to 20,000. Section 269 SS. No person shall take or accept from any other person any loan or deposit. ये लोन और डिपॉजिट कवर होता है क्लॉज 31A में, और एनी स्पेसिफाइड सम ये कवर होता है क्लॉज 31B में. लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम. व्हाट इज अ स्पेसिफाइड सम? एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द बायर इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो स्पेसिफाइड सम ये है, देख लो आप. स्पेसिफाइड सम मीन्स एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस और अदरवाइज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड सम. तो इन्होंने क्या किया, लोन और डिपॉजिट के लिए 31A बना दिया, स्पेसिफाइड सम के लिए 31B बना दिया, बाकी दोनों का सामान एकदम सेम है. सो यू हैव टू रिसीव इट ओनली बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं रिसीव करोगे तो सर पेनल्टी कितना है, ये रहा पेनल्टी. अगर आपने कैश में, नगद कैश में रिसीव किया, देन द व्हाटएवर अमाउंट यू हैव रिसीव्ड दैट इटसेल्फ इज द पेनल्टी अमाउंट. तो जोरदार पेनल्टी है, करेक्ट. अब यहां पर देखो इतना कुछ लिखा हुआ है. अक्सर क्या होता है, मेनी टाइम्स स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड कि 20,000 के लिमिट में क्या लेना है सर, क्या नहीं लेना है. तो आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू एन इक्वेशन फॉर यू. तो ये इक्वेशन तुमको समझ में आएगा. इक्वेशन देखो, लोन डिपॉजिट यू विल ऐड इट अप, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, फ्रॉम सिंगल पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर. एक सिंगल पर्सन से इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर वॉट एवर लोन डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, that I have already received and that I am going to receive further, proposed to be taken, add it up. You have to add 3 things: loan, deposit, specified sum, whatever you have taken during the financial year plus whatever you are going to take further in the financial year, you add them up. If that is greater than equal to 20,000, जितना आपने उस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव किया है और जितना आप रिसीव करने जा रहे हो, you add it up. If it is greater than equal to 20,000, it has to be through banking route. मैं उन 4 ways को in simple language I am calling it banking route, कि banking route से पैसा आना चाहिए, वरना फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी पूरी की पूरी. ठीक है, आओ अब इसको ऊपर देखते हैं थोड़ा. Let us have few examples. Mr. A takes a loan of 15,000 from Mr. B in cash. तो 15,000 is within 20,000, allowed, चलेगा. And a loan of 16,000 from Mr. C. तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू ऐड इट अप. आपको सेम पर्सन से जो मिलता है वो ऐड करना है. तो आपको 15,000 यू हैव गॉट फ्रॉम B and 16,000 यू हैव गॉट फ्रॉम C. So 2 separate persons, you don't have to add them up. तो individually दोनों persons से जो मिला, it is within 20,000. Section 269 SS is not attracted. ठीक है. नेक्स्ट, आपने मिस्टर बी से 15,000 का लोन लिया है कैश में, और उसी मिस्टर बी से आपने 16,000 का डिपॉजिट लिया है कैश में. तो सेम पर्सन है, मिस्टर बी इज द सेम पर्सन.
तो व्हाट डू यू नीड टू डू, आप लोन और डिपॉजिट को ऐड करोगे तो 15 और 16 मिला के 31,000, मोर देन 20,000, सेक्शन 269 SS इज अट्रैक्टेड और आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 31,000। नेक्स्ट, ये स्पेसिफाइड सम का एग्जांपल है, लोन है, डिपॉजिट है और स्पेसिफाइड सम है। स्पेसिफाइड सम को अपने दिमाग में याद रखो, एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मिस्टर ए अग्रीज टू ट्रांसफर हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी फॉर सम ऑफ 1 करोड़। मिस्टर ए रिसीव्स एन एडवांस इन कैश, लिख लो इन कैश, मिस्टर ए रिसीव्स एन एडवांस इन कैश ऑफ 10 लाख। तो 10 लाख का एडवांस जो मिला है ये तो 20,000 से ऊपर है, ये आपको कैश में नहीं मिलना चाहिए था, इट शुड बी बाय अकाउंट पे चेक एटसेट्रा, तो कैश में मिला है, गलत है। 269 SS इज अट्रैक्टेड, 10 लाख रुपया पेनल्टी। आपको रिसीव कितना हुआ है, ट्रांजैक्शन भले 1 करोड़ का, पर आपको रिसीव कितना हुआ है, 10 लाख हुआ है ना कैश में, तो 10 लाख पेनल्टी। तो अभी ये क्लियर है। सो लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, इट शुड बी ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल्स, इफ नॉट द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड विल बी पेनल्टी। नाउ लेट्स गो टू क्लॉज 31A and B. As an auditor, I have to give detailed particulars of loan and deposit. ठीक है, यहाँ लोन डिपॉजिट है और नीचे वाले में देखो पर्टिकुलर्स ऑफ स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम का मतलब एडवांस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अब स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन टेकन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट, एक्सीडिंग का मतलब greater than equal to 20,000 specified in section 269 SS taken or accepted during the year. You have to give the name, address and PAN number of the person who has given you the money. Name, address, PAN number of the lender or depositor. The amount that you have taken, whether the loan or deposit was squared up during the year, मतलब taken and repaid. तो बैलेंस शीट डेट के दिन इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये सबको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। इवन इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, यू स्टिल हैव टू रिपोर्ट इट, बिकॉज दे आर सेइंग स्क्वेयर्ड अप, मतलब अगर चुका भी दिया 31 मार्च के दिन नहीं है तो भी यू हैव टू रिपोर्ट। मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन सच अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, वेदर इट वॉज एक्सेप्टेड अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल्स, मतलब AP। अच्छा फिर से देखो आप क्लॉज में क्या लिखा है, whether such loan or deposit was taken or accepted otherwise than by an account pay check or account pay draft। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और ई मोड तो बोला ही नहीं, बट दैट इज इम्प्लाइड कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और ई मोड भी बैंकिंग चैनल में वो भी कवर है, सेक्शन में बोला हुआ है, इसीलिए आई हैव पुट दैट इन ब्रैकेट, इसीलिए ब्रैकेट में मैं बता दिया कि अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है तो। नेक्स्ट, इनका एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा ये रहता है कि if the amount was received by check or a bank draft but it was not an account pay check or an account pay bank draft, तो ये भी एक पॉइंट की तरह बार बार तुम देखोगे। if it was taken by check or bank draft, whether the same, मतलब the check was and bank draft was account pay or not, ठीक है, क्योंकि अकाउंट पे ही अलाउड है, बेयरर तो अलाउड नहीं है। ये हुआ लोन डिपॉजिट। अब ऐसा ही यहां स्पेसिफाइड सम के लिए भी नीचे दिया है, particulars of each specified sum exceeding the limit greater than equal to 20,000, name, address, PAN number of the person from whom you have received, amount, whether the amount was taken by otherwise than through by check, bank draft, ECS, etc. If it was by check, bank draft, whether it was account pay or not. Now both these details you don't have to mention in case of government company, banks एंड कॉर्पोरेशंस, उनके लिए आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अरे बैंक में आप जाके डिपॉजिट करोगे तो हम कैश ही देते हैं ना बैंक को, तो वो चलता है। तो ये था क्लॉज 31A and B विच वॉज कनेक्टेड टू सेक्शन 269 SS। ठीक है, अब 269 ST को एक बार बाद में करेंगे, पहले 269T, यहां पे भी 20,000 की लिमिट है। ओके, सेक्शन देखते हैं, है ना। ये आप देखो जरा, अभी जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे 269 SS, दैट वाज अबाउट टेकिंग लोन डिपॉजिट। अब जो सेक्शन हम पढ़ेंगे 269T, दैट इज अबाउट रीपेइंग लोन डिपॉजिट, जब आप लोन डिपॉजिट को रीपे करते हो। ठीक है, अब यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 को ढंग से समझो।
यहां पर भी लिमिट वही है, ग्रेटर देन इक्वल 20,000, बट इट इज नॉट कि आप 20,000 कैश में दे रहे हो, वैसा नहीं है. You have to check the outstanding amount of the loan and deposit. If the outstanding amount of the loan or deposit is greater than equal to 20,000, then whatever little amount that you pay must be by account pay check. मतलब let's say for example, the outstanding loan amount that I had taken from some person earlier, मैंने किसी person से loan लिया था पहले कभी, आज उसका outstanding amount is let's say 40,000 rupees outstanding, तो वो तो 20,000 से ऊपर है. अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं कैश में 10,000 करके, तो मैं उसको कैश में 10,000 दे रहा हूं, उससे मतलब नहीं है. मैं कैश में चाहे 2-2 रुपया दूं, उससे मतलब नहीं है. आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, एज लॉन्ग एज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, आप जो भी पेमेंट करो इट हैज टू बी बाय बैंकिंग चैनल. आई रिपीट, as long as the outstanding balance of the loan or deposit is greater than equal to 20,000, till that point of time, whatever little bit of amount that you pay to that person must be through account pay check etc. It cannot be in cash, even if you pay 5 rupees to him. So you don't have to check the payment amount, you have to check the outstanding balance amount. ये बात मैंने नीचे लिखी है, देखो जरा. Read this please. You will not find these things anywhere. इन सबको मुझे बहुत बनाना पड़ा है लैंग्वेज देके, ताकि इजीली एक झटके में समझ में आ जाए. बिकॉज बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो उसमें इतना मतलब सिंपल वर्ड्स में नहीं रहता, थोड़ा सा मतलब कॉमा डाल के बहुत ज़्यादा लंबा किया हुआ रहता है. ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है. सो बोला नो पर्सन एटसेट्रा शैल रीपे एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस अदरवाइज दैन थ्रू, वही 4 मोड्स हैं बैंकिंग चैनल. अब इसमें भी ये वाले पोर्शन को आई हैव रिप्रेजेंटेड थ्रू एन इक्वेशन. यू ऑलवेज हैव टू चेक द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, इट मस्ट बी थ्रू बैंकिंग चैनल. नहीं करने पे पेनल्टी वही है, अमाउंट रीपेड. पेनल्टी वो है जो अमाउंट रीपेड है. फॉर एग्जाम्पल, इन माई एग्जाम्पल, मेरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट था 40,000. आई टेकन फ्रॉम सम पर्सन अर्लियर, आज उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 40,000 रुपीज. आई एम पेइंग हिम 10,000 in cash today. ठीक है, so the section is attracted because I don't have to check the payment amount of 10,000, I have to check the outstanding balance which is 40,000, more than 20,000. Now what will be the penalty? Will penalty be 10,000 or 40,000? The penalty will be 10,000. The amount that you are repaying in cash, that's the penalty. Read this please. Penalty equal to amount of loan so repaid in cash. तो जो आप दे रहे हो उतना penalty 10,000 का. Below I have given an example. In this example, the outstanding amount is 1 lakh rupees and you have paid 10,000 rupees in cash. So penalty 10,000 rupees. Okay. That is section number 269T. Ab 269T mein they have done something different, very different. ठीक है. You can break it down into 2 parts like this, 31C and 31DE. अभी मैं दिखाऊंगा, एक बार आप यहां से बल देख लो. Ideally when you read this clause and the section, तो आपके माइंड में क्या आता है? From the, you have to think from the angle of the person who is repaying, that means the payer. The person who is repaying, that means the payer. तो 31C is about payers tax audit, कि जब वो पेयर का टैक्स ऑडिट हो रहा होगा और वो रीपे करेगा तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. एंड नाउ दे हैव डन समथिंग डिफरेंट. क्या किया कि बोला नॉट जस्ट द पेयर बट द रेसिपिएंट. वो जो रेसिपिएंट है, जिसको रीपेमेंट मिल रहा है, जो लेंडर है, जिसको आज रीपेमेंट कैश में मिल रहा है, दैट लेंडर इज कॉल्ड पेई. इवन द पेईज टैक्स ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट दिस. पेई मतलब रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है इन कैश, जिसने लोन दिया था आज उसको वापस मिल रहा है, इन कैश मिल रहा है, उसके टैक्स ऑडिटर को भी फॉर्म 3CD में रिपोर्ट करना पड़ेगा. पेईज टैक्स ऑडिट. तो आपको ये पेयर्स टैक्स ऑडिट में भी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा और पेई के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा. मतलब दोनों बंदों के टैक्स ऑडिटर को फॉर्म 3CD में चेक करना पड़ेगा. ठीक है, अब चलो देखते हैं क्लोज. 31C ये है पेयर्स टैक्स ऑडिट और ये होगा पेईज
tax audit. Particulars of each repayment of loan or deposit or advance exceeding the limit का मतलब मैंने बोला greater than equal 20,000. Name, address and PAN of, ये किसका टैक्स ऑडिट हो रहा है? पेयर. तो पेयर अपने फॉर्म 3CD में किसके बारे में बताएगा? पेई. देख रहे हो? पेयर हैज टू रिपोर्ट अबाउट पेई. The amount of repayment, maximum amount outstanding, whether it was through banking channels or not, if it was through banking channel check or draft, whether it was account pay or not. वही सेम जो ऊपर से ज्ञान चल रहा है वही. इसमें पर्टिकुलर्स में उतना दम नहीं, वो तो वही है जो ऊपर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है. नाउ नीचे दे आर आस्किंग अबाउट द पेई. पेई का जो टैक्स ऑडिट करेगा जो बंदा, वो भी देखिएगा कि फॉर्म 3CD के अंदर पेयर के डिटेल्स हैं कि नहीं है. ये रहा. ये एक्चुअली ना दे कुड हैव कंबाइंड 31D एंड E. 31D एंड E एकदम सिमिलर है. 31D में वही बोला है कि वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है कि नहीं है, और 31E में बोला है कि अगर चेक और ड्राफ्ट से है तो वो चेक और ड्राफ्ट अकाउंट पे ही चेक और ड्राफ्ट है कि नहीं है. ठीक है, तो वो एक्चुअली एक साथ कंबाइन कर सकते थे और कोई खास फर्क नहीं है. सो दिस इज क्लॉज 31E. अगेन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी बैंक्स वगैरह पे ये अप्लाई नहीं करता. ये क्लियर है ना? 269 SS एंड 269 T. अब क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं आप. एन assessee हैज बोरोड 50 लाख फ्रॉम वेरियस पर्सन. सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा? 269 SS. मोड ऑफ टेकिंग लोन्स और डिपॉजिट्स exceeding 20,000 in cash. Some of them by way of cash and some of them by way of account pay check. But that much detail is given. They have not told us how much in cash and how much by account pay. तो ये तो रिपोर्ट होगा in clause number 31A. ठीक है, तो आपको क्लॉज नंबर 31A में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स लगा के भी चेक करने, ऊपर से एक सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना पड़ेगा क्लाइंट से कि वो लोग जो भी लोन लेते हैं सब अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट से ही लेते हैं. द टैक्स ऑडिटर हैज टू स्टेट वेदर अ सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द असेसी. तो जैसे हम लोग ऑडिट में क्या होता है कि क्लाइंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना, वैसे टैक्स ऑडिट में भी लेते हैं रिप्रेजेंटेशन. तो क्लाइंट लिख के देता है कि वॉट एवर आई एक्सेप्ट इन लोन और डिपॉजिट आई ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट. तो वही उसको लेना पड़ेगा. बट दैट डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिटर कि खाली असेसी से एक सर्टिफिकेट ले लिया कि वो ऐसा करता है कि नहीं. अगर असेसी इतना ही सच्चा ईमानदार होता तो फिर टैक्स ऑडिट की जरूरत ही क्या पड़ती. तो ऑडिटर को भी वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा. The mere obtaining of such certificate does not reduce the responsibility of the tax auditor to do the verification. तो टैक्स ऑडिटर को भी कैश बुक वगैरह से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड से तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हो वो उसी का रिपीट है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू 31BA वाला पोर्शन. ये 31BA BB BC BD 4 पॉइंट्स हैं. ठीक है, इनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. पहले ये सेक्शन देखते हैं ST चल के आओ. ये इसमें कई स्टूडेंट को डाउट आएगा, मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए पहले से सारा उपाय वगैरह बंदोबस्त कर रखा है. लिसन टू मी. व्हेन आई एम टीचिंग दिस आई एम अज्यूमिंग कि तुमको कम से कम इंटर का थोड़ा बहुत टैक्स का ज्ञान याद है. ओके, इंटर में जब अपने PGBB चैप्टर पढ़ते थे टैक्स में, तो वहां पे अपने क्या सुनते थे कि एक सेक्शन है 48(3). मैं लिख देता हूं, है ना. उसमें बोला हुआ था कि ऑल द पेमेंट्स मेड ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, और अगर वो प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस का है तो वो 35,000. मस्ट बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, ई मोड. वही था, वो बैंकिंग चैनल से ही होना चाहिए. करेक्ट. और अगर आप नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड. यही तो था कि पेमेंट्स एक्सीडिंग 10,000 और समथिंग शुड बी इन अकाउंट पे चेक एटसेट्रा, नहीं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा. डिसअलाउ होने से क्या हो जाएगा? It will be added back to your income. That means that much amount will be treated as your income, और फिर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. Let us say you fall in the 30% slab.
तो अगर आपने 1 लाख रुपया पेमेंट किया है कैश में, तो 1 लाख रुपया को आपके पीजीबी में ऐड बैक करेंगे और उस पर टैक्स देंगे 30%, 30,000 रुपीज। वो था ये, वो था पीजीबीपी। हायर क्लासेस में जब आगे अपने आते हैं तो अपने को मिलता है ये नया सेक्शन 269 ST। इसको आपके पीजीबीपी से मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आपके पीजीबी से मतलब नहीं। ये बोलता है अगर आप एक ही पर्सन से एक दिन के अंदर या फिर कई दिनों में एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए या कई दिनों में एक इवेंट के लिए एक ही पर्सन से आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख रिसीव करते हो, और वो भी मतलब बैंक कैश में रिसीव करते हो, कैश में, तो वो जितना रिसीव किया उतना पेनल्टी स्ट्रेट। मतलब अगर आपने 3 लाख रिसीव किया तो 3 लाख पेनल्टी। 40A3 तो एकदम बच्चा सेक्शन था। 40A3 में तो बोला कि वो एक्सपेंडिचर हम डिसअलाउ कर देंगे, वो पीजीबी में ऐड करेंगे और फिर उस पर टैक्स देंगे, तो भाई आपका 30% टैक्स पड़ेगा, यही तो है। यहां तो बोलता है अगर 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो कैश में तो वो पूरा का पूरा पेनल्टी चिपका देंगे सीधा। मतलब 3 लाख का ट्रांजैक्शन का 30% नहीं होगा, 3 लाख स्ट्रेट अवे पेनल्टी। लुक एट दिस, पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ द रिसिट, सीधा का सीधा पूरा का पूरा पेनल्टी हो जाएगा। इट इज नॉट दैट कि ऐड बैक करेंगे, नो नो नो, पूरा का पूरा पेनल्टी। तो दिस इज वेरी डेंजरस। ओके, अब एक बार इसको देखते हैं इधर। मोड ऑफ रिसीविंग पेइंग 2 लाख, मतलब ये दो तरफा वर्क करता है। इफ आई एम पेइंग समबडी और इफ आई एम रिसीविंग फ्रॉम समबडी, नो पर्सन shall receive an amount of greater than equal to 2 lakh in aggregate from a person in a day in respect of a single transaction, in respect of many transactions relating to one event, otherwise than by way of account pay check, account pay draft, electronic clearing और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वही गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा। क्लियर? तो अब यहां पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, पेनल्टी तब लगती है जब रिसीव करते हैं, तो मतलब जो पे करने वाला बंदा है उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, जो पेयर है उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, उस पर तो लगेगा 48(3). जैसे मान लो ये बंदा पेयर है, इसने पे किया है 3 lakhs इन कैश, कोई ट्रांजैक्शन के लिए किया है, ये पे ही है, तो इस पे तो लगेगा, पेयर पे लगेगा 40A का 3 और वो डिसअलाउड हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। ठीक है, और जो पेई है जिसने रिसीव किया उस पे लगेगा, ये बम फटेगा 269 ST, उसको पूरा अमाउंट पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इट वर्क्स 2 ways। यहां ज्यादा घाटा किसका है? रिसीव करने वाले का, बिकॉज उसको पूरा 3 लाख पेनल्टी देना पड़ेगा। तुम बात को समझो, पेयर में तो डिसअलाउ होगा तो क्या होगा, 90,000 रुपीज का उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, 30% मान के चल रहा हूं मैं, पर इस बेचारे को तो पूरा 3 लाख रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा, तो ज्यादा कौन मरेगा? पेई। ओके, नाउ एज फार एज द रिपोर्टिंग इज कंसर्न्ड, इन्होंने फिर से वही किया कि 4 सब क्लॉज डाल दिए, 2 क्लॉजेस पेयर के बारे में और 2 क्लॉजेस पेई के बारे में। मतलब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तो दोनों के लिए जाएगा, इस बंदे की भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, पेयर के भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आएगा और पेई के भी, बिकॉज क्लॉज ही वैसे बनाया हुआ है। ठीक है, इसके लिए जो क्लॉज होगा वो होगा क्लॉज नंबर 31 BC BD, और इसके लिए होगा क्लॉज नंबर 31 BA BB। तो जो पहले 2 क्लॉजेस होंगे वो पेई को रिपोर्ट करना है, और जो बाद के 2 क्लॉजेस है वो पेयर को रिपोर्ट करना है। ठीक है, फिर से सुन लो, एनी ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख शुड बी बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल, दोनों मरेंगे, पेयर पेई। इधर अभी आप देखो ना, ये क्लॉज नंबर 31B है, इसमें आपसे डिटेल किसका मांग रहा है? पेयर का, तो पेयर का डिटेल कौन देगा? पेई देगा, तो यानी दिस वन हैज टू बी इन पेईज टैक्स ऑडिट। तो पहले दोनों पेई के टैक्स ऑडिट के ऊपर है, ये दोनों एकदम सिमिलर हैं, खाली फर्क क्या है, ऊपर में बोला अदरवाइज दैन थ्रू बैंकिंग चैनल, ये रहा। ठीक है, और नीचे में बोला हुआ रहेगा रिसीव्ड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट नॉट बीइंग अकाउंट पेई
चेक और बैंक ड्राफ्ट। तो वही मैं बोला टोन वही चल रही है, दे वांट द डिटेल्स फ्रॉम यू, पहले बोलेंगे अदरवाइज देन थ्रू बैंकिंग चैनल, फिर बोलेंगे रिसीव्ड इन चेक और ड्राफ्ट बट नॉट अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके बता दिया। दिस इज फॉर पे, एग्जैक्टली इसी दो का मिरर इमेज है पेयर के लिए भी। पेयर्स टैक्स ऑडिट। अब यहां पर आपसे वो लोग पेई का डिटेल मांगेंगे सेम, अदरवाइज देन थ्रू बैंकिंग चैनल्स, फिर बोलेंगे मेड बाय चेक और ड्राफ्ट बट नॉट अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, आपको डिटेल्स देना है। अगेन दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट्स एंड बैंकिंग कंपनी एंड ऑल दैट। सो अभी तुम देखो जस्ट ये दो पेज, आप देखो कितने भयंकर क्लॉज था, इतना लंबा सारा, बट शांति से अगर पढ़ें तो मैटर अंदर में कम है। दे आर आस्किंग यू सिमिलर डिटेल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, बात वही है, ठीक है। तो ये अपना खत्म होता है। नाउ वी गो टू क्लॉज 32। क्लॉज 32 से लेकर 41 तक, 32 से लेकर 41 तक एकदम गुड न्यूज़ है, बहुत मज़ेदार है, इजी है, तुमको बड़ा आसान लगेगा पढ़ने में, एकदम फटाफट देखना भी होते चला जाएगा। हम लोग अब सीधा जाट के अटकेंगे ना तो वो नए वाले क्लॉज में अटकेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लॉज 32 में 3 पार्ट्स हैं। ओके, एक्चुअली तो 5 दिख रहा है, 5 ही बोलूँगा, 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ए नंबर, ये लोग बोल रहे हैं कि जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है उसका डिटेल आप यहाँ पे दो। ये डिटेल्स ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का डिटेल रिटर्न में भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न में भी, और फॉर्म 360 में भी देना पड़ता है, और अपना जो सीए है टैक्स ऑडिटर वो उसको वेरीफाई करेगा। सो गिव द डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, वो हम दे देंगे, इजी, नथिंग टू टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट नंबर बी, बी इज अबाउट सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 क्या होता है एक बार चलो देख लेते हैं। ये सब कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के ऊपर ही है। ये रहा सेक्शन 79। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब होता है प्राइवेट कंपनी टाइप का जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी में किसी साल लॉस हुआ, अब वो लॉसेस फ्यूचर के किसी साल में आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, बट देयर इज अ कंडीशन, द ईयर इन विच द लॉस हैपेंड एंड द फ्यूचर ईयर इन विच यू आर गोइंग टू क्लेम अ सेट ऑफ, in both these years at least 51% शेयर होल्डिंग शुड रिमेन सेम। अगर उससे कम है तो फिर अलाउ नहीं होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ना प्राइवेट कंपनीज अपने लोग अपना फाइल बेच के निकल लेते हैं। इनकम टैक्स में ये एकदम जोरदार प्रॉब्लम चल रहा है और ये इसको हालांकि गवर्नमेंट काफी हद तक प्लग कर रही है, बट स्टिल ये हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी बनाते हैं फिर उसको बेच देते हैं, बहुत फायदा है। पहले सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जमा खर्च वगैरह काम करते थे वो यही करते थे, दे वुड स्टार्ट 10-15 प्राइवेट कंपनीज, पूरा फेक, अंदर में कोई काम नहीं है बट पेपर में प्राइवेट कंपनी एकदम स्ट्रांग है। और फिर बाद में क्या होता था, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अपने ही क्लाइंट्स को प्राइवेट कंपनी सेल कर देते थे। हाउ डू यू सेल अ प्राइवेट कंपनी? सिंपली प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है वो पूरा बेच दो। प्राइवेट कंपनी में 2 ही शेयर होल्डर्स चाहिए, तो जितना भी शेयर होल्डर सीए के या उसके वाइफ वगैरह के नाम पे थे वो सारा शेयर्स क्लाइंट को बेच दिया। तो हु बिकम्स द रियल ओनर ऑफ द प्राइवेट कंपनी? द क्लाइंट। तो वो प्राइवेट कंपनी जो बिल्ड की सीए ने अंदर में खाली पर पेपर पे सॉलिड, वो अब चला गया किसी क्लाइंट के पास, ऊपर से भी सॉलिड है और अंदर से पैसा तो था ही ब्लैक मनी सॉलिड, और पूरा वो शेयर्स बेचने के लिए हैवी अमाउंट कच्चे में रिसीव कर लिया। तो ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज बेचाबाची के ऊपर ये पूरा बनाया गया है, ठीक है। कि सोचो कि आपने एक प्राइवेट कंपनी नकली क्रिएट किया, अंदर में आप बार बार लॉसेस 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 दिखा रहे हो, आपने हैवी लॉस क्रिएट करके बैलेंस खड़ा कर लिया है। अब कोई पैसे वाला बंदा है जिसके पास ब्लैक मनी, उसको व्हाइट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेगा, तो नाउ ही विल बिकम द प्राइवेट कंपनी का ओनर। अब वो उसमें प्रॉफिट्स रिपोर्ट करना चालू करेगा, जोरदार अपना सारा ब्लैक मनी को डालेगा। अब प्रॉफिट्स आ गए, प्रॉफिट्स को पहले के आए हुए लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर करके उसको टैक्स एकदम कम देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप किया, बोला सेक्शन 79, बोला जब लॉस हुआ और जब प्रॉफिट के साथ आप लॉस को सेट ऑफ करोगे फ्यूचर में, इन बोथ दीज फाइनेंशियल ईयर्स एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग शुड बी कॉमन, नहीं तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ये रहा। In a closely held company, if greater than equal to 51% shareholding as on the last day of the previous year in which the loss was incurred and on the last day of the previous year in which the set off is being claimed is not common, तब set off allowed नहीं होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे
इनको 31/3/18 वाले फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख का लॉस हुआ था। तब कौन कौन शेयर होल्डर्स थे? आलोक, बिंदु, चंदन, दिनेश। अब फ्यूचर में 2 साल बाद 31 मार्च 20 में इनको प्रॉफिट हुआ है 70 लाख का, तो ये लोग सेट ऑफ करना चाहेंगे। पर अभी शेयर होल्डर्स कौन कौन है? ईशान, फारूक, गणेश, दिनेश। द ओनली पर्सन कॉमन इज दिनेश। द ओनली पर्सन कॉमन इन दीज टू फाइनेंशियल ईयर इज दिनेश। खाली दिनेश कॉमन है, 25% कॉमन है खाली। 75% डिफरेंट हो गया, नो सेट ऑफ अलाउड। मतलब 75% ऑफ द शेयरहोल्डर्स हैव चेंज्ड, मतलब ये प्राइवेट कंपनी बेची गई है, सिंपल यही हुआ है, तो सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा। दैट इज सेक्शन 79। तो हमसे पॉइंट नंबर बी में पूछा ही है, वेदर अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज टेकन प्लेस in the previous year due to which the losses incurred prior to previous year cannot be allowed as per section 79। ओके अच्छा, सी और डी को हम लोग एक साथ करके पढ़ेंगे, सी और ई को, क्योंकि सी और ई एक ही मुद्दे पे है। दैट इज सेक्शन नंबर 73। ओके जैसा कि तुम लोग जानते हो, स्पेक्यूलेटिव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स, ये उसी के ऊपर है। ठीक है, सी में बोला है वेदर द असेसी इज इनकर्ड एनी स्पेक्यूलेशन लॉस एज पर सेक्शन 73, तो बता दो, बिकॉज स्पेक्यूलेशन लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होता है। आई विल गिव यू एग्जांपल। ये रहा लॉसेस इन स्पेक्यूलेशन बिजनेस, इसका सबसे इजी एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स, जिसको फाटका भी बोलते हैं। लोग जो शेयर बाजार में जल्दी से बर्बाद होते हैं ना, वो इसी से होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे का मतलब है आज ही लिया आज ही बेच दिया, तो उसमें मार्जिन मनी देना पड़ता है, पूरा पैसा देना नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी औकात 2 लाख की है, पर आप ट्रांजैक्शन 10 लाख का कर सकते हो, क्योंकि यू हैव टू जस्ट पे मार्जिन मनी, आज ही बाई सेल करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ फीलिंग कि आज ये कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा या गिरेगा। ठीक है, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग को बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। इज जस्ट वन एग्जांपल। सो स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट अ स्पेकुलेशन प्रॉफिट, तो वो रिपोर्ट करना है। अब क्लॉज पढ़ते हैं। नंबर सी, whether the assessee has incurred any speculation loss referred to in section 73, if yes give the details। अब इसी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में, ये रहा ई मेरे आंख के सामने इधर, इसमें लिखा हुआ है देखो, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73, दिख रहा है ग्रीन कलर। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 सेज कि अगर असेसी एक कंपनी है, अगर असेसी कौन है? एक कंपनी, तो इन द केस ऑफ अ कंपनी एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स शैल बी डीम्ड टू बी स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस। दैट इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73। ये रहा आपके सामने। इफ द असेसी बीइंग अ कंपनी इनकर्स एनी लॉस from the activity of purchase or sale of shares, it shall be deemed to be a speculative loss, except NBFCs and all, उनको तो अलाउड होता ही है। तो it was deemed to be speculative loss। तो हमसे वही पूछा है कि अगर आपका असेसी कंपनी है, please state whether the company is deemed to be carrying on a speculation business। deemed to be मतलब अगर उस कंपनी का मेन बिजनेस नहीं, साइड बिजनेस ही है, परचेज सेल और शेयर से थोड़ा कमाना, तो वो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस ही माना जाएगा। उससे जो भी लॉस प्रॉफिट है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन 73। अब हम लोग मिडिल रेंज में मूव करेंगे। ये यहाँ पे है सेक्शन नंबर 73A। सेक्शन नंबर 73A क्या है? सेक्शन नंबर 73A में there is a list of specified businesses given, list of specified businesses. If you incur loss in those specified businesses which are referred to in 35AD, so they can be set off only from income of that business. Now one of the famous examples is operating warehouses। तो एक बार चल के देखते हैं सेक्शन 73A। ये रहा सेक्शन 73A। If the assessee is engaged in any specified business under section 35AD, अब सेक्शन 35AD में आप देखो कितना सारा बिजनेस है। कैन यू सी द रेड कलर? कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये सब सुना हुआ आएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो याद आएगा, हाँ ऐसा कोई सुने थे टैक्स की क्लास में। कोल्ड चेन फैसिलिटी, ऑपरेटिंग वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क, 2 स्टार होटल, ये रहा पूरा लिस्ट।
हॉस्पिटल ऑफ 100 बेड्स, ये सब दीज आर व्हाट स्पेसिफाइड बिजनेसेस। इन स्पेसिफाइड बिजनेसेस में अगर कोई लॉस हुआ है तो दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम दीज स्पेसिफाइड बिजनेसेस। अब सेक्शन 73 पढ़ो। इफ द assessee is engaged in any specified business under section 35 AD, then losses arising from such business shall be allowed to be set off only against income of such business। तो अगर assessee ये सब specified business में लॉस कर रखा है और उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है तो डिटेल्स दीजिए। Whether the assessee has incurred any loss as referred in section 73A, मतलब loss from specified business in respect of any specified business, if yes, give the details। तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं 32 इज अबाउट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये पूरा क्लॉज 32 किसके ऊपर है? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। इसमें 4 पार्ट्स थे, ए बी सी ई और डी। क्वेश्चन देख लो। एन असेसी एक कंपनी है, इट इज एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीम्ड स्पेक्यूलेटिव लॉस। अगर असेसी कंपनी होता है और उसको बाइंग सेलिंग शेयर से कोई भी लॉस है तो इट इज डीम्ड स्पेक्यूलेटिव लॉस एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73। तो इसको स्पेक्यूलेटिव लॉस हुआ है 12 लाख का, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि इसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, इसको सेट ऑफ मिलेगा सिर्फ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से, और ये हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन क्लॉज नंबर 32 का ई। ठीक है, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था टाइगर लिमिटेड का भी सेम। यू हैव टू रिपोर्ट दिस इन क्लॉज नंबर 32 ई। ठीक है, ये था 32। अब सुनो, लाइन से बहुत सारे क्लॉजेज है जो महा आसान है। ये रहे, मैंने बोला था ना अभी इजी होगा फास्ट होगा। 33 से लेके 41 तक ये एकदम ऐसे धबड़ धबड़ होगा, इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे सॉर्ट आउट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो अब जैसे तुम देख रहे हो 33 से लेके 41 तक जो क्लॉजेज है वो एकदम सिंपल है, आराम से होगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, जल्दी होगा। पर लास्ट के जो 3 क्लॉज होंगे 42, 43, 44 उसमें मेहनत लगेगा। ठीक है, ये बात इसको समझते हैं। इसमें सिंपल डिटेल्स मांगा गया है। सबसे पहले क्लॉज नंबर 33, एक बार फटाक से ऐसे पढ़ा देता हूँ, फिर अंदर जाके भी दिखा दूंगा क्लॉज। इसमें बोला है कि चैप्टर 6A में दुनिया भर के जो डिडक्शंस होते हैं ना, चैप्टर 6A में डिडक्शंस क्लेम करते हैं हम लोग, और इसके अलावा 80 का जो सीरीज होता है 80I का टैक्स हॉलिडे का सीरीज, उसमें जितने भी डिडक्शंस असेसी क्लेम कर रहा है उसको आप वेरीफाई करो, कर लेंगे वेरीफाई। नेक्स्ट, असेसी मोस्टली अगर एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो उसके पास टैन नंबर होगा। टैन का फुल फॉर्म TDS TCS अकाउंट नंबर, जस्ट लाइक पैन, एन तो सेम है, पी डिफरेंट हो गया। टैन का होता है TDS TCS अकाउंट नंबर। तो आज जैसे मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मेरे को TDS काट के पेमेंट करना पड़ता है, तो वैसे TDS अकाउंट नंबर। तो असेसी ने TDS के सारे के सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए कि नहीं उसका डिटेल मांग रहा है हमसे, वेरीफाई करने बोल रहा है, कर लेंगे वेरीफाई। थर्ड, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ स्टॉक। अगर हमारा असेसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है तो उनके यहाँ दुनिया भर का स्टॉक का मूवमेंट होगा ना, तो स्टॉक का हमको क्वांटिटी वेरीफाई करना है, किलो में कितना किलो माल आया था गया था, बिकॉज उसमें स्टॉक में बहुत सारी चोरी करके टैक्स डिविजन कर सकते हैं, तो बोला स्टॉक वेरीफाई करो। CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 15% होता है, पर मैं इस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का तुमको पूरा कैलकुलेशन आज शो करूंगा, कैसे ग्रॉसिंग अप होता है, फिर कैसे सरचार्ज और सेस ऐड होता है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स असेसी ने अगर पे किया तो उसका डिटेल्स बताइए। इसमें एक नया ऐड हो गया 36A, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। क्लोजली हेल्ड कंपनीज वगैरह में अगर हम लोग सब्सटैंशियल शेयर होल्डर को जो 10% ज़्यादा होल्ड करता है अगर उसको कुछ भी पे करें लोन एडवांस बोल के, तो भी वो डीम्ड डिविडेंड है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और उसमें जो डिविडेंड टैक्स का रेट है वो 15% नहीं बल्कि 30% है आएगा। मैं आई विल शो द डिटेल्स। ये 3 एक साथ ही हैं। अगर असेसी का कॉस्ट ऑडिट हुआ है या एक्साइज ऑडिट हुआ है, एक्साइज ऑडिट पहले होता था, या सर्विस टैक्स ऑडिट वही पहले होता था, अब तो GST ऑडिट बोलते हैं। तो अगर एसएससी का कॉस्ट ऑडिट या एक्साइज या सर्विस टैक्स ऑडिट हुआ है तो उस केस में जो सर्विस टैक्स या कॉस्ट टैक्स ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर है, उन्होंने अगर कोई भी अपने रिपोर्ट में खराब बात बोली है, डिसक्वालिफिकेशंस बोली है, तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। फिर है रेशियो एनालिसिस।
अगर हमारा असेसी ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है तो क्वांटिटेटिव हम लोग को एक रेशियो एनालिसिस निकाल के देना पड़ेगा। इसमें 4 रेशियोज होते हैं, ठीक है, तो वो रेशियोज हमें बताने पड़ेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स को छोड़ के, अदर दैन इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स को छोड़ के किसी भी अदर टैक्स लॉस में अगर असेसी का साल भर में डिमांड नोटिस आया है या रिफंड इशू हुआ है तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये हुए आपके 33 से 41। आओ एक बार देख लेते हैं, सिंपल है। हाँ, 33 वी हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से और चैप्टर 3, मतलब टैक्स हॉलिडे वाला सीरीज है, पूरा डिडक्शंस का डिटेल देना पड़ेगा। 34 दिस इज अबाउट टीडीएस एंड टीसीएस। असेसी का टीडीएस और टीसीएस का सारे डिटेल्स हम लोग को पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब इस पे क्वेश्चन है जो एक्चुअली 2 क्लॉजेस से मिक्स करके है, वो आपने याद है 40A का 2 रिलेटिव्स को अगर एक्सेस पेमेंट करेंगे कंसिडरिंग द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस फेयर मार्केट वैल्यू और द बेनिफिट डिराइव्ड, तो अगर एओ को लगता है वो ज़्यादा है तो एडबैक हो जाएगा। एक्सेस पेमेंट रिलेटिव्स उसी से कनेक्टेड है। एज एन ऑडिटर हाउ डू यू वेरीफाई एंड रिपोर्ट इफ द असेसी हैज पेड रेंट ऑफ 5 लाख फॉर प्रीमाइसेस टू हिज ब्रदर। तो आइडियली तो तुम इसको क्या करोगे, क्लॉज नंबर 23 में ले जाओगे कि क्लॉज नंबर 23 में बोला हुआ है सेक्शन 40A3 के अंदर एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव शैल बी डिसअलाउड। पर इसमें एक और पॉइंट आएगा कि अगर 5 लाख का रेंट पेमेंट हो रहा है तो उसमें टीडीएस कटा है कि नहीं, तो उसका भी डिटेल्स हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे क्लॉज नंबर 34 में। तो 2 क्लॉज अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, कि भाई को जब रेंट पेमेंट किया तो वो एक्सेस है कि नहीं और टीडीएस काटा है कि नहीं। फिर ये हुआ क्लॉज 35। क्वांटिटेटिव डिटेल्स का मतलब होता है किलो या पीसेस, जिसमें भी आप अपने सामान को मेजर करते हो, या लीटर, उसका डिटेल्स दीजिए ऑफ द प्रिंसिपल गुड्स, ओपनिंग, परचेजेस, कंज्यूम्ड, सेल्स, क्लोजिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है, ट्रेडिंग के लिए अलग है, वही डिटेल्स मांगा हमसे स्टॉक का, सिंपल। अब ये प्रिंटिंग प्रेस है जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस के पास क्लोजिंग स्टॉक में कुछ बचा नहीं है, पर साल भर में तो प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ स्टॉक मूव किए ही हैं, तो हम लोग को डिटेल्स देना चाहिए। तो हम लोग जब प्रिंटिंग प्रेस से डिटेल्स मांगे एज एन ऑडिटर की, देखिए फॉर्म 3CD में हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या स्टॉक था, नहीं था, हमको रिपोर्ट। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या बोलते हैं कि देखिए हमारे पास तो क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं, बिकॉज हम लोग जॉब कॉस्टिंग बेसिस में काम करते हैं। जॉब बेसिस मतलब प्रिंटिंग वाले को तो अलग अलग प्रिंटिंग करना पड़ता है, जैसा जैसा क्लाइंट से उनको ऑर्डर आता है, तो हर कस्टमर ऑर्डर के लिए वो लोग अलग से स्टॉक परचेज करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, जिसमें पेपर होता है, इंक होता है वगैरह, और फिर उसको क्लोज करते हैं। तो बोला हमारा तो वैसे होता है, तो हमारे पास कोई डिटेल्स है ही नहीं है, मेंटेन नहीं करते। झूठ बात है। अगर प्रिंटिंग प्रेस वाले जॉब बेसिस में भी काम करते हैं तो पक्का उनको एक जॉब कॉस्ट शीट बनाना पड़ता होगा। प्रिंटिंग प्रेस वाले ने मान लो आज किसी पर्टिकुलर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को प्रिंट करने का, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने आज किसी एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करने का ऑर्डर लिया, तो उस एनुअल रिपोर्ट के लिए तो जॉब कॉस्ट शीट बनाया होगा, तो वो डिटेल्स तो अवेलेबल होगा ही। तो सारे जॉब्स का डिटेल हमको दीजिए, हम अपने आप स्टॉक वेरीफाई करेंगे और रिपोर्ट करेंगे फॉर्म 3CD में। तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से ये बहानेबाजियां नहीं चलेंगी। फिर 36 दिस इज अबाउट कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सेक्शन नंबर 115-O। इसको हमेशा लिखा जाता है 115-O, 115O नहीं, 115-O CDT। तो CDT का जो रेट होता है वो मैं तुमको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। CDT का रेट होता है 15%, पर इसको ग्रॉसअप करना पड़ता है। ग्रॉसअप का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपया डिविडेंड दे रहे हो तो उसमें 15 रुपया CDT नहीं है। इसका ये मतलब है कि टोटल अगर 100 रुपया निकल रहा है उसमें 15 जाएगा CDT और 85 जाएगा डिविडेंड। तो दैट मीन्स फॉर 85 रुपीज ऑफ डिविडेंड पेड द CDT इज 15 रुपया। दैट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप। मेरी बात समझ रहे हो कि अगर 100 रुपए का टोटल आउटफ्लो है तो उसमें 15 रुपया होता है CDT और 85 रुपीज होता है द डिविडेंड पेड। तो CDT का रेट 15 रुपया ऑन 85, तो 15/85 into 100 विच विल बी हायर, तो एक्चुअली रेट आएगा 17.64706%। फिर उस पर 12% का सरचार्ज, 4% का सेस जोड़ के फाइनल रेट आएगा 20.555। तो हम लोग हर जगह सुनते हैं ना CDT का रेट है 20.555, तो वो कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि टोटल डिविडेंड कितना है। उसमें से अब क्या होता है 115O के अंदर 2 डिडक्शंस करने पड़ते हैं, सब्सिडरी और ये नेशनल पेंशन ट्रस्ट का, वो डिडक्शंस करो। टोटल CDT दैट यू हैव पेड, व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट, इट शुड बी पेड विद इन 15 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो डिटेल्स देना है। अब ये आया डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड है 222 का E। इसमें CDT का जो रेट है वो 15 का डबल 30% है, ग्रॉसिंग अप नहीं होता है।
तो 30%, उस पर 12% सरचार्ज, उस पर 4% सेस, अल्टीमेट आएगा 34.944%। ये हुआ डीम्ड डिविडेंड। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको के नाम दे दो तो डीम्ड डिविडेंड। क्या होता है डीम्ड डिविडेंड, अभी दिखाऊंगा नीचे में। इसका सेक्शन बहुत फेमस है, 2 का 22 का ई। ये देखो इधर, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी में होता है, मतलब वही प्राइवेट कंपनी में। एनी सम दैट यू आर पेइंग टू अ बिग शेयर होल्डर, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने बड़े शेयर होल्डर को, जिसके पास ग्रेटर देन इक्वल 10% वोटिंग पावर है, उसको अगर कोई भी पैसा दे, कुछ भी बोल के दे, लोन बोल के दे, तो भी वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और एनी हिंदू फैमिली, फर्म, एओपी, बीओआई इन विच सच बिग शेयर होल्डर होल्ड्स सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड है। ठीक है, तो ये डीम्ड डिविडेंड के ऊपर है 222 उसका आपको डिटेल्स देना है। नेक्स्ट क्लॉज 37, ये सब तो बताया, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है कि अगर आपका कॉस्ट ऑडिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो कॉस्ट ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन दिया तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे। मैं यहाँ थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ये इजी क्लॉजेज हैं। ठीक है, हार्ड वाले में तुम देखते हो मैं अपने आप ही स्लो डाउन करके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये कंपनी है बीम लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी में बिजनेस में इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनियों पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो अब इनके कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने डिस्क्वालिफिकेशंस दिया है, पर मैनेजमेंट मना कर रही है टैक्स ऑडिटर को कि प्लीज यहां मत बताओ फॉर्म 360 में। गलत, हमें बताना पड़ेगा। द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज रॉन्ग, हमको बताना पड़ेगा। 38, अगर आपका एक्साइज ऑडिट हुआ है उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो बताओ। अगर एसएससी का सर्विस टैक्स ऑडिट हुआ है तो उसमें भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो बताओ। क्लॉज नंबर 40, यहाँ रेशियोज पुट करने पड़ेंगे। देयर आर 4 रेशियोज। ये है जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी और कंजम्पशन रेशियो। ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, मेन आइटम, उनमें आपको डिटेल देना है। इट्स अ रेशियो। तो ये प्रीवियस ईयर का भी देना है और उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर का भी देना पड़ेगा रेशियो कंपैरिजन के लिए। तो इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्म 360 में क्या क्या अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। तो 4 रेशियोज होते हैं। तुमको 5 पॉइंट दिख रहा होगा पर रेशियो 4 है। पहला पॉइंट देखो ना क्या है, वो है टर्नओवर बताओ, तो टर्नओवर बता देंगे। रेशियो तो 4 ही है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी, कंजम्पशन रेशियो, वो हमें पुट करके देना है। ठीक है, क्लॉज 41, ये भी इजी है, ये लास्ट इजी है, इसके बाद फिर हार्ड हो जाएगा। इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स के अलावा किसी भी अदर टैक्स लॉ में अगर कोई डिमांड रेस किया गया है, जैसे जीएसटी में, या रिफंड इशू हुआ है और उसके साथ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी हुई है, तो उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा क्लॉज 41 में। यहाँ आकर हम लोग का मेजर टैक्स ऑडिट हो गया है, परंतु अभी भी 3 क्लॉज बचे हैं और उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये नए ऐड हुए हैं ना, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको पढ़ाने के लिए। ये रहा क्लॉज 42, ये देख रहे हो क्लॉज 42। तुमको देखने में तो इतना सही लग रहा है टेबल में, पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत है। फिर 43 उसी कैटेगरी में जाता है। 44 को डेफर कर दिया गया है, बट ये इजी था एक्चुअली, ये पहले पढ़ाया जा सकता था। ठीक है, तो अभी मैं 42 से डिस्कशन अपना कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करते हैं क्लॉज नंबर 42। ठीक है, ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको यहाँ 3 फॉर्म नंबर्स मिलेंगे। ये तीनों फॉर्म नंबर्स का जो डिटेल है, जो सेक्शन है, जो रूल है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर तुमको ज़्यादा ये क्लॉज छोटा सा लगेगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दिया हुआ है और भी मैं दिखाऊंगा। मेरी बार बात को सुनो। तुमने टेलीविज़न पे ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या शायद यूट्यूब में देखा होगा, इनकम टैक्स वाले ऐड करते हैं कि इनकम टैक्स की चोरी नहीं करें, वक्त पे जमा करें, भारत सरकार इनकम टैक्स विभाग की नज़र आपके सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो कैश में होते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, और 50 लाख रुपया दिया गया है केटरर को या पूरे बैंक्वेट हॉल वाले को कराने के लिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। ओके, ऐसे जितने भी हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो रिपोर्ट करने पड़ते हैं। वहां पे अपना पैन नंबर भी देना पड़ता है, एसएससी को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, और एसएससी का जो बैंक वाला लोग है, बैंक्स को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। सपोज आपने एक बार में बैंक में आप गए और आपने 12 लाख रुपया देके ये एफडी बनवा लिया, कैश में 12 लाख रुपया देके एफडी बनवा लिया या डीडी बनवा लिया, तो ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की नजर रहती है। ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टेड
इन दीज स्पेसिफाइड फॉर्म्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स पे रहती है, ये जानने के लिए कि कहीं कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली आप समझ लो ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो इसको याद रखने के लिए शॉर्ट में बोल सकते हो रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। क्या आपका जो असेसी है क्या उसने भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एज रिक्वायर्ड बाय दीज फॉर्म्स एंड रूल्स हैव रिपोर्टेड और नॉट? अगर किया है तो आप डिटेल दीजिए। तो अब देखते हैं, तीनों फॉर्म के लिए अलग अलग रूल्स हैं। सबसे पहले फॉर्म नंबर 61, ध्यान से देखते जाना। सेक्शन नंबर 139A बोलता है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस, जहां पर असेसी जब भी वो ट्रांजैक्शन करेगा तो अपना पैन नंबर कोट करेगा, और अगर पैन नंबर कोट नहीं करेगा तो उसको फॉर्म नंबर 60 में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दिए हुए कहां पर है? रूल 114B में, कि वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे सेल परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 10 लाख रुपया, एंड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर कोट करना जरूरी है, और अगर आप पैन नंबर कोट नहीं करोगे तो फिर आप एक फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दो कि आपके पास पैन नहीं है। तो ऐसा जो भी फॉर्म 60 में आप डिक्लेरेशन देते हो उसके लिए आपको हर 6 महीने में एक रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। उसका रिपोर्ट का फॉर्म नंबर होता है 61। फॉर्म नंबर 61 कंटेन्स द रिपोर्ट ऑफ ऑल सच डिक्लेरेशंस मेड बाय यू इन फॉर्म नंबर 60, कि ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस मैंने किए थे पर अपना पैन नंबर कोट नहीं किया। तो फॉर्म 61 जमा करने का टाइम लिमिट क्या है? पहला हाफ ईयर जो होता है अप्रैल से लेके सितंबर, उसके लिए 1 महीने बाद 31 अक्टूबर। फिर सेकेंड हाफ ईयर जो होता है अक्टूबर से मार्च, उसके लिए 1 महीने बाद 30 अप्रैल। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर को 2 पार्ट में तोड़ो, 6 महीने का, खत्म होने के बाद 1 महीने बाद, इसीलिए 31 अक्टूबर एंड 30 अप्रैल। ये था फॉर्म नंबर 61 कि आपने पैन कोट नहीं किया फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब आता है फॉर्म 61A, ये बहुत फेमस है, ये पहले AIR के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम SFT हो गया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें रूल नंबर 114E में बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस दिए हुए हाई वैल्यू के। ये ट्रांजैक्शंस जब भी होंगे असेसी और बैंक वाले दोनों रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और SFT refers to certain high value transactions which specified persons are required to report to the income tax department. The objective is to curb the black money and widen the tax base. कौन कौन रिपोर्ट करेगा यहाँ पे 61A में? जिस असेसी का टैक्स ऑडिट हो रहा है वो तो करेगा ही, बैंक वाले भी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको हर फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने के बाद 2 महीने के अंदर जमा करना पड़ता है, 31 मई। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मई तक आप जमा कर दो 2 महीने के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। बैंक में जाके आपने DD बनवाया 10 लाख से ऊपर का, कैश जमा किया 10 लाख के ऊपर का, या FD भी करवाया। अक्सर क्या होता है, आपके जो एडवाइजर्स होते हैं वो आपको एडवाइस करेंगे CA वगैरह कि एक बार में बैंक में 10 लाख का FD मत करो, क्योंकि अगर आप 10 लाख या उससे ऊपर का FD करते हो तो फॉर्म 61B में रिपोर्ट जाता है RBI के पास, बैंक वाले RBI को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके करंट अकाउंट में पैसा पड़ा था और आपने FD बनवा दिया तो ठीक है, बैंक वाले 10 लाख की FD पे वो रिपोर्ट जरूर करेंगे, पर आपको अगर चिट्ठी आएगा तो आप जवाब दे देना कि ऐसा ऐसा है। इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है? चोरी करोगे तो झमेला है। तो ये सारे डिटेल्स बैंक वाले पकड़ा देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये लिस्ट बहुत लंबी होती है। ठीक है, मैंने बहुत छोटा करके बताया है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होते हैं फॉर्म 61A में। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्म 61B, ये स्पेसिफिकली बैंक वाले रिपोर्ट करते हैं। बैंक वालों को हम कहते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और उनके यहाँ जितने भी बैंक अकाउंट खुले हुए हैं बड़े बड़े कस्टमर के, जिनमें वो बड़ा सारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उन बैंक अकाउंट्स को कहते हैं रिपोर्टेबल अकाउंट। तो द रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल फाइल फॉर्म नंबर 61B बाय 31 मई फ्रॉम द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर के अंदर जितने भी ऐसे रिपोर्टेबल बैंक अकाउंट्स निकले थे, बैंक वाला उन सब के डिटेल्स 31 मई तक जमा कर देगा। फॉर्म नंबर 61B फॉर एवरी कैलेंडर ईयर बाय 31 मई। तो बेसिकली आप समझो इस पूरे एक पेज का जो ज्ञान था कि सारे के सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का डिटेल जमा होता है इन 3 फॉर्म्स में, 61, 61A, 61B में। अगर आपके SSC ने जमा किया तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। दिस वाज क्लॉज 42। अब आप देखो इधर,
whether the assessee is required to furnish statement in form this, if yes, give the details. क्लॉज 43, ये एकदम हाई लेवल है, इसको एक नाम दे देते हैं यहां पे, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। ऊपर वाले को दिया था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको कई जन बोलते हैं सीबीसीआर, ऐसे भी बोलते हैं सीबीसीआर, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा एक फॉर्म नंबर है जो याद रखना, फॉर्म नंबर 3CAD, CA इंस्टीट्यूट के मैट में गलत लिखा है, उन्होंने लिखा है 3CAC, वो अलग चीज़ होता है, यहाँ जमा होगा 3CAD। ठीक है, मैंने ये बात बता दी, यहाँ पे देखो देयर इज अ मिस्टेक इन ICAI मैट, ICAI के मैट में 3CAC लिखा है जो कि गलत है, होना चाहिए 3CAD। ठीक है, फॉर्म 3CAD। अभी क्या होता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। इसका भी सेक्शन है 286। ठीक है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट सेक्शन नंबर 286, रूल 10DA DV, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। ये क्या सीन है सुनो, यू नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, कई देशों के बीच में इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में DTA साइन किया हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। मान लो कि मैं यहाँ का असेसी हूँ सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं आज रहता यहाँ हूँ, पर मान लो कि अमेरिका में जाके मैंने कोई सर्विसेज रेंडर की और वहाँ से मैंने पैसा कमाया, तो अमेरिका की गवर्नमेंट तो मुझसे टैक्स लेगी, प्लस बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स देगी। तो मेरे पे डबल टैक्सेशन हो गया, इंडियन गवर्नमेंट भी ले रही है जहाँ मैं रिसाइड करता हूँ, और अमेरिकन गवर्नमेंट भी जहाँ से मैंने वो ट्रांजेक्शन किया या पैसा कमाया, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो दोनों देश के बीच में अग्रीमेंट रहता है कि कौन कौन से केसेस में टैक्स इंडिया लेगा, कौन कौन से केस में टैक्स यूएसए गवर्नमेंट लेगा। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन मल्टीनेशनल वाले इसमें से फायदा उठा लेते हैं। मल्टीनेशनल वाले सारा DTA, अलग अलग देशों के बीच में जितना भी DTA हुआ है सारा पढ़ के बैठे, स्टडी कर लिया, और ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं 2 कंट्रीज को जहां पे अगर ट्रांजैक्शन करें तो ना यहां टैक्स लगेगा ना यहां टैक्स लगेगा, मतलब डबल अवॉइडेंस हो जाएगा टोटली, मतलब टैक्स ही नहीं लगेगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इधर, later on all the countries realized that these DTAs are used by various big multinationals for tax evasion and avoidance by various means। ठीक है, दोनों ही देश में टैक्स नहीं देना पड़ेगा या कम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसीलिए नाउ द गवर्नमेंट मल्टीनेशनल को बोलता है कि अगर तुम मल्टीनेशनल कंपनी, अगर तुम्हारा पूरा ऑल वर्ल्ड में जितना भी रेवेन्यू है, अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो इंडिया में भी जिसका प्रेजेंस है और उसका ग्लोबल रेवेन्यू, अगर उसका ग्लोबल रेवेन्यू 5,500 करोड़ से ज्यादा है, 5,500 करोड़ से ज्यादा, देन इट विल फर्निश अ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट टू इनफॉर्म 3CAD। ठीक है, ये कब जमा करना पड़ता है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इस तरह की भाषा इससे बोली है कि डिपेंड करता है कि कौन फाइल करेगा, अगर इंडिया वाला एंटिटी फाइल करेगा, ठीक है, या जो पेरेंट कंपनी यूएस में वो फाइल करेगा, जो भी फाइल करेगा, तो उनका जो भी अकाउंटिंग ईयर है वहां जहां खत्म होता है वहां से 12 महीने के अंदर दे हैव टू फाइल फॉर्म 3CAD। इस रिपोर्ट में दे विल गिव फुल डिटेल्स कि उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ग्रुप कंपनीज है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, मतलब ग्रुप के अंदर जो जो अलग अलग कंपनी अलग अलग देश में उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका पूरा डिटेल, उनका मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या है, हर एक एंटिटी का रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स, सारा डिटेल्स दे हैव टू गिव। दिस इज कॉल्ड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। ये मल्टीनेशनल्स पे अप्लाई करता है इफ द रेवेन्यू ऑफ द एंटायर ग्लोबल रेवेन्यू इज मोर देन 5,500 करोड़। अगर 5,500 करोड़ के अंदर है तो देने की जरूरत नहीं होती है, उसमें फिर अलग लिमिट्स होती है, छोटी लिमिट्स होती है कि यू जस्ट हैव टू मेंटेन द डिटेल्स, यू डोंट हैव टू फाइल इट, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलिंग इट। ठीक है, अब डिटेल्स में चलते हैं। क्लॉज 43, वेदर द assessee or its parent company or alternative reporting entity, मतलब वो नहीं, उसी का कोई और दूसरा ग्रुप कंपनी, is liable to furnish the report referred in 286 का 286 का 2 में जो फॉर्म है वो है 3CAD नॉट 3CAC। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्म जमा कब तक होता है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इसको बोलते हैं कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। व्हेन इट इज लायबल, इफ द रेवेन्यू इज मोर देन 5,500 करोड़।
तो वही हमको याद रखना पड़ेगा। whether the report has been furnished or not, name of the parent entity, name of the alternate reporting entity in India, date of furnishing report 12 months of the end of accounting year। ठीक है, that was clause 43। और अब लास्ट क्लॉज आज अपना, इसके बाद टैक्स ऑडिट कंप्लीट। क्लॉज 44 ये अभी एप्लीकेबल नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा। दो क्लॉजेज हैं, एक है क्लॉज 30C और क्लॉज 44, इनको पोस्टपोन कर दिया है टिल 31 मार्च 2021। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कब आएगा एग्जाम में। पर ये क्लॉज 44 बवाल है एकदम। बोलता है पीएल के डेबिट साइड में आपने जितने भी एक्सपेंडिचर डाले हैं, ठीक है, एक सेकंड, असेसी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएल के डेबिट साइड में जितना भी एक्सपेंडिचर डाला है उसका पूरा ब्रेकअप चाहिए कि उन कौन से एक्सपेंडिचर पे कितना कितना जीएसटी पेमेंट हुआ है, वो एक्सपेंडिचर जिस पर्सन को, वेंडर को आपने पेमेंट किया है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स, अगर वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है तो उसका डिटेल्स दीजिए, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है तो उसका डिटेल्स दीजिए। इतना भयंकर क्लॉज, अगर ये एप्लीकेबल हो गया ना, मतलब सबकी हालत खराब हो जाएगी, एक भी एक्सपेंडिचर लोग बढ़ाकर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, उसमें से कितने एक्सपेंसेस थे ऐसे जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हैं, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, या जो आपने जिस वेंडर को दिया वो खुद जीएसटी रजिस्टर्ड है, उसका अमाउंट कितना है, पूरा डिटेल हम लोग को चाहिए जीएसटी ब्रेकअप के साथ पीएल डेबिट में। तो दैट वाज ऑल। देयर आर 2 more स्मॉल टॉपिक्स इन द सीए मैट, दे आर इजी, उनका नोट्स है, आई थिंक यू कैन डू इट, उसमें कुछ नहीं है। तो आज फाइनली हम लोग का ये पूरा फॉर्म 360 इनकम टैक्स ऑडिट कंप्लीट होता है टिल 44 क्लॉजेस। ठीक है, नोट्स जो मैंने अभी ये वाले दिखाए हैं इनका लिंक में डिस्क्रिप्शन नीचे डाला हुआ है, विच यू कैन ऑलवेज डाउनलोड। ठीक है, थैंक यू।